हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1 को देखेंगे। पहला जो चैप्टर है साइंस का वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। इट मीन्स कि दो लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। दोनों में थोड़ा बहुत समझेंगे ताकि हम लोग बेहतर समझ सकें। पहला जो चैप्टर है साइंस का वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। दो टर्म यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक क्रॉप प्रोडक्शन है, दूसरा है मैनेजमेंट। इसका थोड़ा हिंदी भी जान लेते हैं। हम लोग जैसा जान रहे हैं क्रॉप का मतलब होता है फसल हिंदी में, और प्रोडक्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है, उत्पाद। छोटा छोटा चीज़ है, उसको हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। और मैनेजमेंट का जो मतलब होता है वो प्रबंधन। लिखते भी चलेंगे ताकि आप एक छोटा सा नोट्स तैयार हो जाए। बाद में हम इसका पीडीएफ बना के ऐसे आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। समझते हैं हम लोग। दो जो चैप्टर है वो दो बेसिक टर्म पे जुड़ा हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पर है। एक सिस्टमेटिक, जो क्रॉप प्रोडक्शन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के द्वारा ये चलता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। और मैनेजमेंट, इसमें भी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। दोनों चीज़ है, दोनों पर ये डिपेंड करता है। और सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो ही हम सिस्टमेटिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अरेंजमेंट या प्रोसेस, इट मीन्स कि कई सारा प्रोसेस इसमें जुड़ा हुआ होगा। शुरुआत से चलेंगे, इनिशियल से फाइनल तक जाने के बीच में कई सारा छोटा छोटा टर्म आएगा, छोटा छोटा प्रोसेस आएगा, उसको हम लोग पूरा करते हुए फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हैं, और तब जाकर वो सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को देख रहे हैं, तो सिस्टमेटिक प्रोसेस से देखते हैं। पहले क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे फसल, जो क्रॉप है, फसल है, इसके ऊपर से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो इंडिया हमारा जो देश है ये डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी घनी आबादी वाली देश है। और यहाँ जो उत्पाद की बात आती है, फसल जो उत्पन्न करने की बात आती है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो फार्मर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कि हमारा जो ये क्रॉप प्रोडक्शन है उसका बहुत ही स्पेशल और कहीं इनिशियल जो कैरेक्टर हो गया वो फार्मर हो गया। फार्मर हम लोग जानते हैं, फार्मर किसान होते हैं, और हमारा देश जो वो कृषि प्रधान देश भी है। ये सब छोटा सा चीज़ है, हम लोग समझते हुए चलेंगे। अब थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा हट के बात करते हैं, पॉपुलेशन को लेकर बात करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अगर इसको लिखे तो 1.366 बिलियन है। इसको अगर मिलियन में लिखें तो ये मिलियन है। और जनरली जो करोड़ का टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, बराबर करोड़ की बात करते हैं, तो 136.6 करोड़ ये आपको करोड़ में बताता है। और ये 2019 के सर्वे के हिसाब से बताया गया है आपको कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है। और ये जो पॉपुलेशन है ये एक प्रकार से समझेंगे तो लार्ज पॉपुलेशन है, ये बहुत बड़ी जनसंख्या वाली देश हो जाती है। चलिए, जनसंख्या की बात कर ली हमने, इसलिए किया ताकि हम समझ पाएंगे कि ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर जो लार्ज पॉपुलेशन है, और लार्ज जब पॉपुलेशन कोई भी बड़ा चीज़ होता है तो उसको सिस्टम से चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए फिर एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए हम लोग का। प्रॉपर मैनेजमेंट कहिए, अरेंजमेंट कहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट लिखते हैं। उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट के बाद फिर बात करें तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। एक लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का करेंगे, तो क्रॉप्स का करेंगे। और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो रीचेबल टू एवरीवन होगा। और यही जो रीचेबल टू एवरीवन जो है, रीचेबल टू एवरीवन का अर्थ होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, किसके लिए, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए।
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रत्येक व्यक्ति को पहुंच पाए, इसी के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और किसके लिए? एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए। लार्ज पॉपुलेशन के लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए और वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो ईजी वे में होना चाहिए ताकि सभी तक पहुंच पाए। और इस सभी चीज़ को क्या पहुंचना चाहिए? तो किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। क्रॉप्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रॉप्स ही जो है वो हमें फूड देता है। फूड मतलब भोजन, जो कि काफ़ी इसेंशियल चीज़ हो गया हमारे लिए। क्या हो गया? इसेंशियल्स हो गया। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इट मीन्स कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें फूड की आवश्यकता होती है, और वो इस बहुत ही इसेंशियल चीज़ में आता है। और फिर वही बात करेंगे हम कि फूड्स और ये जो क्रॉप्स है वो उपजाएंगे कौन? तो फिर हम ये कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते हैं ये फार्मर्स को। इट मीन्स कि फार्मर्स हमारे इम्पोर्टेंट रोल करने वाले हैं आज के चैप्टर में और इस क्रॉप प्रोडक्शन में। एक थोड़ा बेसिक चीज़ हो गया जो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में इसको हम लोग देखे हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, बड़ी जनसंख्या है, सभी को भोजन की आवश्यकता है, तो वो कैसे मैनेजमेंट करना है और कैसे एक दूसरे तक पहुंचाना है, ये मैनेजमेंट के अंदर आ गया। और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे फार्मर पर। इसके कई सारे प्रोसेस है वो, और उसी के थ्रू आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे फार्मर्स उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो फूड हो गया, जनरली आप जान रहे हैं कि फूड दो प्रकार के भी हो सकते हैं। फूड जो है आपको प्लांट से भी आएंगे और एनिमल से भी आएंगे। प्लांट्स और एनिमल दोनों से क्या आएंगे? आपको फूड आएंगे। और फूड को कौन उपजाएंगे? तो आपको फार्मर्स। बस ये छोटा चीज़ है, इतना बार बता रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में ये याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो प्लांट्स और एनिमल्स से दोनों से फूड मिलता है और ये फूड कौन उपजाएंगे? फार्मर्स। एनिमल्स इसलिए बता रहे हैं कि एनिमल्स भी लास्ट में जाएंगे तो आपको बताएंगे एनिमल्स हस्बेंड्री आता है एक प्रोसेस, उसमें भी कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री, इसमें कहीं ना कहीं लोग ही पालते हैं, रियरिंग करते हैं और उससे भी हम लोग को भोजन मिलता है। और एक छोटा सा फूड चेन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, एक फूड चेन की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि प्लांट्स हो गया और फिर प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खा रहा है। ऐसे एनिमल्स में तो ज़्यादा, अगर आप ऊपर क्लास में जाएंगे तो एनिमल्स के ग्रुप में ही ह्यूमंस को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल्स के बाद हमने ह्यूमंस को रखा। मान लीजिए कि फूड चेन बनाते हैं तो ह्यूमन एनिमल को खाया, प्लांट भी खाया, ये दोनों चीज़ को खाया, लेकिन एनिमल किस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है? तो एनिमल प्लांट से। इट मीन्स कि ह्यूमन बोथ से, बट एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द फूड्स। अब भाई एनिमल्स प्लांट को खा लिए, ह्यूमंस एनिमल्स को खा लिए, लेकिन प्लांट्स का भोजन फिर कहाँ से प्रिपेयर होता है? तो इसके लिए हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टर्म आता है फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग शुरू से देखते आए हैं। कौन सा टॉपिक है? फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस शुरू से देखते आए हैं, जो हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीन लीफ होता है किसी प्लांट का, जो ग्रीन लीफ है उसमें ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो आपको प्लांट के लीफ को ग्रीन बनाने में हेल्पफुल होता है और ये सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। क्या चीज़ करता है ये? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। इट मीन्स कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट अपना भोजन बनाता है। तो हमारा एक पॉइंट निकल के आता है यहाँ से। क्या पॉइंट निकल कर आता है? तो प्लांट्स मेक्स देयर फूड देमसेल्व्स। यहाँ देमसेल्व्स लिखा हमने, देमसेल्व्स मतलब वो खुद अपना भोजन बना रहा है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम थोड़ा सा देखेंगे, बाकी डिटेल में 10th में पढ़ना, उसमें बहुत सारा प्रोसेस है, कैसे वो
डिफरेंट टाइप से अपना चेन रिएक्शन के थ्रू आगे बनता है। एनारोबिक एरोबिक दोनों टाइप से वो बनता है। उसके विषय में आगे जब डिटेल पढ़ाना हो फोटोसिंथेसिस तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी बस सिंपल जानेंगे हम लोग इसको कैसे हम लोग को आगे करना है। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा हल्का में फोटोसिंथेसिस का बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स जो अपना भोजन प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि वो क्या क्या कैसे कैसे करके एक प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करता है। तो सबसे पहले कहेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटो मतलब समझ जाइए कि कुछ न कुछ लाइट संबंधित से बात ये कर रहा है। और इसमें देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स, और यहाँ से ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट का ये प्रेजेंस दिखा रहा है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारा प्रोसेस होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस मिनरल आपस में मिलते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। एरो दिखाता है कि ये इवॉल्व होता है, निकलता है। जो ऑक्सीजन निकलता है उसी को हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, जो छोटा टर्म हम लोग को जान रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके प्रेजेंस सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्लूकोज ही है ये क्या है, मेन प्रोडक्ट है। ग्लूकोज क्या है, ये मेन प्रोडक्ट है। और यही जो है आपको भोजन हुआ, और पेड़ को उसके भोजन के रूप में इसको ये ग्रहण करता है। हम लोग को भी ग्लूकोज मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी इससे मिलता है अधिक, तो इसका ये भोजन हुआ। और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है जो हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का, ये साथ में लेते चले, इसको बताते चले हैं। इसको अगर क्लास 10th में जाएंगे तो पूरा डिफाइन करके बताया गया है उसमें, तो विशेष रूप से उस समय पढ़ेंगे। इसका जो रिएक्शन है उसको भी देखेंगे, बैलेंस करेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, एग्रीकल्चर, खेती। मेन हमारा क्या है, एग्रीकल्चर है, इसको देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर को पहले क्या कहते हैं। तो ये टेक्निक, फार्मिंग का एक टेक्निक, ये क्या है, तो ये एक टेक्निक है, टेक्निक ऑफ फार्मिंग लिख सकते हैं इसको। ये छोटा छोटा हम टर्म इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग इज नोन एज एग्रीकल्चर। और टेक्निक हमने इसलिए लिखा क्योंकि एग्रीकल्चर के करने में बहुत सारे प्रोसेस अब आ रहे हैं धीरे धीरे, उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। और ये एग्रीकल्चर है, टेक्निक ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग में क्या करेंगे भाई, फार्मिंग में हम लोग क्रॉप्स का उत्पादन करेंगे ना, क्या करेंगे, क्रॉप्स प्रोडक्शन करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो पहले थोड़ा क्रॉप के बारे में जान ले, क्रॉप क्या है। तो क्रॉप जब भी हम चर्चा करेंगे, इट मीन्स कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। अगर इसका डिफिनीशन हम लोग को लिखना होगा तो क्रॉप का हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेम काइंड ऑफ plants are cultivated at one place on a large scale। एक प्रकार का डिफिनीशन हो गया क्रॉप्स का। डिफिनीशन अगर करेंगे तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। देखिए वन प्लेस कह रहा है, एक लंबा सा फील्ड होगा, एक लार्ज स्केल पे बड़ा सा एरिया होगा और एक ही प्रकार का फसल होगा, वो क्रॉप्स कहलाएगा। वो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में व्हीट, राइस, ईटीसी। आप लोग देखे भी होंगे जब गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, तो वो बड़ा बड़ा फील्ड होता है, बड़ा बड़ा खेत होता है, उसमें एक जैसा ही फसल होता है, अलग अलग नहीं होता है।
तो ये क्रॉप्स में आ गया। अब देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स होता है। अब क्रॉप का डिफरेंट टाइप होगा, डिफरेंट टाइप किसका? क्रॉप का। अब क्रॉप का डिफरेंट टाइप देखते हैं। क्रॉप के डिफरेंट टाइप में सीरियल्स आ जाएंगे, जो ग्रेन है, जनरली ग्रेन, इसको हिंदी में अनाज बोल लेते हैं। सीरियल्स हो जाएंगे, वेजिटेबल्स हो जाते हैं, और तीसरा में फ्रूट्स ले लीजिए। तो जनरली वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये भी खेती होता है ना, देखते होंगे सब्जी की उत्पादन होती है, फल का भी होता है। हम जैसा जैसा लैंड होता है उसके हिसाब से ये फसल उपजते हैं। लेकिन जनरली सीरियल्स की खेती आम है, मतलब सभी लोग करते हैं, इसको जनरल वे में करते हैं। तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है डिफरेंट टाइप का, वो जनरली सीरियल्स के लेकर हम चर्चा करेंगे। वेजिटेबल और फ्रूट्स भी साथ में है, और अनाज का विशेष रूप से खेती होती है, तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मेन हम लोग चर्चा करेंगे सीरियल्स का, ये अनाज की बात करेंगे हम लोग। और अनाज में किस टोटली कर रहे हैं बात, तो यहाँ पर क्रॉप। अब क्रॉप की चर्चा करते हैं, और ख़ास करके ये सीरियल्स आएंगे इसमें, वेजिटेबल फ्रूट्स भी इंक्लूडिंग है। और क्रॉप्स का उपजाना कई कंडीशन पे डिपेंड करता है, और ख़ास करके उसमें क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन मोर इम्पोर्टेंट। क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखते होंगे बरसात के मौसम में किसान वर्षा पे निर्भर रहते हैं कि वर्षा होगी तो ये इजली उनको फिर से वो किसी प्रकार का पानी वगैरह नहीं पटाना पड़ेगा, और इजली उनका काम निकल जाएगा। नहीं तो फिर पानी पटाने के लिए फिर जो मशीनरी है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से चर्चा करते हैं। तो क्रॉप को 2 पैटर्न में डाला गया है। फिर यहाँ क्रॉप को 2 डिफरेंट पैटर्न में डाला गया, देख लेते हैं वो 2 डिफरेंट पैटर्न क्या है। एक आ जाता है खरीफ, ये खरीफ क्रॉप, और दूसरा जो है वो रबी क्रॉप्स। ये डायग्रामेटिक बना रहे हैं ताकि आप लोग को ईजिली ध्यान में आ जाए और इजीली आप लोग इसको समझ पाएँ, और कंपैरिजन करके याद रखेंगे कोई भी चीज़, तो इजी वे में आपका काम निकल जाएगा। यहाँ खरीफ क्रॉप्स है और रबी क्रॉप्स है। इट मीन्स कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण क्रॉप्स को 2 पैटर्न में हम लोगों ने डाला है, एक खरीफ क्रॉप्स है और दूसरा रबी क्रॉप्स है। अब खरीफ क्रॉप्स का कंडीशन देख लेते हैं और रबी क्रॉप्स का कंडीशन देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो है ये, इसमें जो क्रॉप्स होते हैं वो जनरली किस में होते हैं सीजन में, तो रेनी सीजन के टाइम में होते हैं, और जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में होते हैं। इस 2 पॉइंट से कंफर्म ये तो ज़रूर हम लोग हो पा रहे हैं कि अगर रेनी सीजन में हो रहा है इट मीन्स कि यहाँ वाटर की अधिक आवश्यकता है, पानी मैक्सिमम चाहिए। यहाँ विंटर में है लेस वाटर, कह सकते हैं, पानी कम भी रहेगा तो आपका काम निकल जाएगा यहाँ से। फिर इसका एक पीरियड दे दिया है, ये जो खरीफ क्रॉप्स का जो पीरियड है ये जून टू सितंबर है, और जो रबी क्रॉप्स है उसका अक्टूबर टू मार्च। ये टाइम पीरियड हो गया दोनों मंथ के हिसाब से। अब हम लोग समझेंगे खरीफ क्रॉप्स में भाई होता क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको कुछ याद रखेंगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, etc। इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये तेल वाला चीज़ है, मस्टर्ड है, ये तेलहन जिसको बोलते हैं ऐसे जनरल टर्म में हिंदी में। तो ये दोनों में हम लोग कंपैरिजन करके देख पा रहे हैं। और ये जो पैडी है इसमें याद रखेंगे ए लॉट ऑफ वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ए लॉट ऑफ वाटर।
रिक्वायर्ड। पैडी की खेती करने के लिए ए लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब खरीफ और रबी क्रॉप्स दो हैं, एक रेनी सीजन में होता है, एक विंटर सीजन में होता है। एक जून टू सितंबर इसका है खरीफ का, और रबी का अक्टूबर टू मार्च है। एग्जाम्पल में पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ईटीसी ये खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। और दूसरा जो है वो एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम एंड लिनसीड, ये रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। ये हम लोगों ने रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के पैटर्न पे, क्लाइमेटिक कंडीशन के क्रॉप पे, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमने क्रॉप को दो पैटर्न में डाला। इसको समझने के बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये जो फसल्स की चर्चा कर ली हमने, और फसल्स का इसको अगर हम लोग उपजाते हैं तो कौन कौन से प्रैक्टिसेस अपनाने होंगे, इसके विषय में हम लोग अब चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पहला जो पॉइंट हो गया हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस से आप इजीली समझ पा रहे हैं, जो प्रोसेस आ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, उस चीज़ का हम चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट, ध्यान रखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप लोग बहुत लोग देखते होइएगा, टीवी में भी दिखाता है, या बहुत सारे जो गांव से जुड़े होंगे बच्चे वो देख पाए होंगे कि गांव में जब खेती का टाइम होता है तो उनका शुरू होता है ट्रैक्टर, मशीनरी अब तो आ गया है, पहले लोग फार्मर्स उसका जुताई का काम करते थे, तो अलग अलग टाइप का वो मेथड इस्तेमाल होता था, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। पहला जो प्रोसेस आता है खेती करने में वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सारा चीज़ शुरू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में होता क्या है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, गंदा लग रहा है, हटाइए, अच्छे से इसको देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मेनली लूजनिंग ऑफ सॉइल होता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल का मतलब आप समझ पाएंगे। लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूज मीन्स किसी चीज़ को ढीला करना, वही है सॉइल को भी यहाँ पर ढीला करेंगे। लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स इन पेनेट्रेशन ऑफ रूट्स, that's why it takes breath easily। इतना लिख रहे हैं क्योंकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से आप लिख सके, इसलिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो इजीली हम बता के निकल सकते थे आगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपके लिए इजी हो, अच्छे से समझे और अच्छे से नोट्स भी आप बना सकते हैं, इसलिए इतना लिख रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो लूजनिंग ऑफ सॉइल होगा। लूजनिंग ऑफ सॉइल का मतलब जब सॉइल जब ढीला हो जाता है तो जो भी फसल लगाएंगे उसका जड़ जो है इजली वो पेनेट्रेट कर देगा। पेनेट्रेट मतलब छेदना, पेनेट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? छेदना। वो उसका जो रूट होगा वो इजली अंदर जाएगा, और जब लूज सॉइल होगा तो वो आसानी से ऑक्सीजन जो भी अंदर में पेड़ पौधा को लेने की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है, जो भी मतलब वो इजली ब्रेथ कर पाएगा उस सॉइल से। और लूजन सॉइल में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे वाटर है, मिनरल है, उसको एब्जॉर्व करने में उसको आसानी मिलेगी, ऑक्सीजन का भी मात्रा अंदर में जाते रहेगा, जिससे वो हेल्पफुल होता है उसके लिए, इसलिए लूजनिंग ऑफ सॉइल नेसेसरी है। और लूजनिंग ऑफ सॉइल होने का सबसे महत्वपूर्ण एक रीज़न ये भी है, ये ग्रोथ करता है अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग इसको लिखते हैं, लूजेंट सॉइल helps in growth of microbes and earthworms। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, दो जो इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स। हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे
जो हम आगे बता रहे हैं ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स होता है। क्या होता है ये? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ये फार्मर के दोस्त होते हैं। फार्मर के दोस्त क्यों होते हैं? क्योंकि ये हेल्प करता है सॉइल को ह्यूमस देने में और डिकम्पोज करता है डेड प्लांट्स और एनिमल को। इट मीन्स कि ये जो फ्रेंड ऑफ फार्मर्स है ये क्या करता है? ये ऐड ह्यूमस टू सॉइल। और जो दूसरा पॉइंट है ये क्या करता है? डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजेस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डिकम्पोज करके क्या बनाता है? डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करके क्या बनेगा? तो ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर्स, जो खेती करने में उपयोगी होते हैं। ये चीज़ हो गया। तो फ्रेंड ऑफ फार्मर्स में अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स आएंगे। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। और एक छोटा सा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको, कि प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। ये प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये डिफिनेशन टाइप पूछ सकता है आप लोग को। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो इस समय ये सब पूछ सकता है, जिसको जनरल टर्म में आप याद रखेंगे। आप लोग नोट्स बनाते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे। और डायग्रामेटिक टाइप का है, ताकि आगे से एक बार एक नज़र दोहराएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हो गया, प्रोसेस हो गया, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल का हो गया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये चीज़ हम लोग करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं ताकि उसका रूट अच्छे से ब्रेथ कर सके और अंदर तक डीपली जा सके, और उसका अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स इस काम को हेल्प करता है। वो दोबारा से फिर लूजनिंग में हेल्प करता है, वो बनाए रखता है अंदर में उसका फर्टिलिटी लेवल, डिकम्पोज करके डेड प्लांट्स और एनिमल को ह्यूमस भी इसमें ऐड करता है। अब देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम लोग जो हेल्पफुल है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो है एक प्लाउज। ये एक्चुअली लकड़ी से बना होता है, मेड ऑफ वुड होता है। हल जिसको बोलते हैं जनरली हम लोग, जो लकड़ी का बना होता है, एक लंबा सा रड टाइप लगा होता है, साथ में एक बीम टाइप का बना होता है उस पर, जिसमें हम लोग जानवर को डाल के उसमें लगा कर और उसको खींचते हैं। पीछे से एक आपको आयरन रड का ट्रेंगल शेप का बना होता है, उसमें ट्रेंगुलर होता है। इसमें ये एक आयरन रड होता है, एक बीम बना होता है, वुडन होता है, और ये बीम होता है। यहाँ पर दो आप एनिमल लगा लिए, दोनों तरफ से खींचते हैं, एक इसको पकड़ने वाला। इसको जनरली हल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये प्लाउज होता है, ये हेल्पफुल होता है किस चीज़ के लिए? तो 2-3 पॉइंट है। एक टिलिंग ऑफ सॉइल, दूसरा जो है एडिंग फर्टिलाइजर, टू क्रॉप। क्योंकि ये जुताई करता है, जो जुतता है तो देखते होइएगा कि दोनों तरफ ये स्पेस बनाते चलता है, और फर्टिलाइजर डालने में ये हेल्पफुल होता है। साथ में इसमें देखते होइएगा बहुत सारा घास, बहुत सारा एक्स्ट्रा जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रोथ कर जाता है। जब जुताई होती है तो साथ में इसके ऊपर से वो फंस के निकलता है। इट मीन्स कि ये रिमूविंग ऑफ वीड्स में भी हेल्पफुल होता है। आगे वीड्स को भी पढ़ेंगे, रिमूविंग ऑफ वीड्स। और वीड्स किसको कहते हैं? तो जो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट होता है उसी को हम लोग वीड्स कहते हैं। और टर्निंग ऑफ सॉइल, ये 4-5 पॉइंट है जो प्लाउज के द्वारा हम लोग कर पाते हैं। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हॉ। ये सेम एज
प्लॉग की तरह। प्लॉग जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसी की तरह सेम है, बस इसमें आयरन रड रहता है आपका, और ये भी सेम इसी की तरह ये भी रहता है, और इसका भी काम सेम वही है जो ये है, थोड़ा सा एडवांस रहता है, बाकी कुछ विशेष है नहीं इसमें भी वही। इसको तो सेम एज वही डाल के आप दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे तो सेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं आएगा कि आप सेम एज प्लॉग लिख दीजिएगा, आपका जो प्रोसेस प्लॉग में देख रहे हैं इसको ऐड करके इसमें आप कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग हुई के बाद एक टर्म है कल्टीवेटर। बहुत लोग अच्छे से इसको जानते भी होंगे, सुने भी होंगे और देखते भी होंगे। एक्चुअली जो कल्टीवेटर आ जाता है ये एक प्रकार का होल कंस्ट्रक्शन इसका जो होता है वो आयरन रड से होता है, आयरन से होता है, होल आयरन रहता है ये। और कल्टीवेटर जो है एक मशीन के द्वारा, जिसको हम ट्रैक्टर बोलते हैं, उसके द्वारा ये खींचा जाता है। तो हम कहेंगे इसका वर्क क्या है, तो सेम वर्क है इसका, सेम वर्क इट मीन्स जो वो हो करता है, प्लाउ करता है, वही इसका भी काम है, बट ड्रिवेन बाय ट्रैक्टर। और ये जो ड्रिवेन हो रहा था ये किसके थ्रू हो रहा था, ये एनिमल्स के थ्रू हो रहा था, लेकिन ये ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है, इसमें एनिमल का कोई रोल नहीं है। अब मान लीजिए जो वर्क होगा हो का भी यही होगा, उसके बाद इसका भी जो वर्क होगा सेम वर्क, इट मीन्स इसका भी जो वर्क होगा यही होगा, बट ड्रिवेन बाय ट्रैक्टर। इट मीन्स कि दिस इंस्ट्रूमेंट ड्रिवेन बाय ट्रैक्टर, बट दिस टू इंस्ट्रूमेंट प्लाग एंड हो इज ड्रिवेन बाय एनिमल्स। ये दो जानवर के द्वारा खींचा जा सकता है, या बहुत सारा जानवर हो सकता है, अलग अलग प्रकार के जानवर से होते हैं, कभी कभी ह्यूमंस भी लग के इसको खींचते हैं। और ये कल्टीवेटर जो है ये ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है और इसके तरह काम किया जाता है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये टाइम और लेबर दोनों की इसमें बचत होती है, टाइम एंड लेबर दोनों की बचत होती है, इसमें दोनों सेव्स करते हैं ये कल्टीवेटर। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमको मुख्यतः यही सारी चीज़ को ध्यान में देखना है। लूजनिंग ऑफ सॉइल है, इसमें माइक्रोब्स, अर्थवर्म, ये फ्रेंड्स फार्मर फ्रेंड्स हैं, ये क्या करते हैं, तो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, डिकम्पोजिटेड प्लांट एलिमेंट फर्टिलाइजर के रूप में होता है। ये टिलिंग और प्लगिंग हो गया। इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है ये जनरल ये चीज़ है, जनरली इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट है ये प्लगिंग में हेल्पफुल होता है। ये सारा हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा प्रोसेस है वो सोइंग है। इट मीन्स कि हमारा सेकेंड प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस था हम लोग का वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, जिसमें हम लोगों ने देखा और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए उपयोगी थे उसके विषय में भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो सोइंग है। सोइंग जब हमारे खेत की जब उसको जोत दिया जाता है, टर्निंग ऑफ सॉइल हो जाता है, टिलिंग ऑफ सॉइल हो जाता है, तो सोइंग का प्रोसेस होता है, बीज बोने का प्रोसेस होता है। वो तैयार, जब खेत पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सोइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सोइंग प्रोसेस क्या है, सोइंग प्रोसेस में सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। इट मीन्स कि फार्मर इसमें सिलेक्शन करते हैं सीड्स का, अच्छे सीड्स का, जिससे एक अच्छी उपज हो सके, उससे अधिक अनाज उपजाया जा सके ताकि अच्छा कमाई हो सके। तो ये क्या करते हैं सोइंग में, पहले सबसे पहले वो क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं। और वो जो सीड्स होता है वो कैसा होता है, वो गुड क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी का सीड होता है। और गुड क्वालिटी के साथ साथ और कैसा होता है, और वो हाई यील्डिंग भी होता है। कैसा होता है, हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग मतलब अधिक उपज देने वाला। तो ये अधिक उपज देता है, जिससे किसान फिर बेचते हैं और उससे अपनी कमाई करते हैं। इट मीन्स कि सोइंग जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है, ये किसान के द्वारा होता है। ये जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स किसके द्वारा होता है, ये फार्मर करते हैं। इसका भी प्रोसेस है, ये क्या करेंगे, बीज को पानी में डालते हैं और पानी में डाल के जो बीज उनका जो सिलेक्शन का तरीका है वो तो क्या होता है, पानी में डालते हैं और जो बीज उसमें जो डाउन हो जाता है, मतलब जो उसके जड़ में जाके बैठ जाता है, डाउन हो जाता है, वो अच्छा होता है। और जो खराब बीज होता है वो तैरने लगते हैं पानी के ऊपर। तो फार्मर इसका सिलेक्शन खुद से करते हैं, पानी में डालते हैं, अच्छे बीज डाउनवर्ड चले जाते हैं
और जो खराब बीज होते हैं वो फ्लोटिंग करते रहते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। उनको वो फिर उसको छान कर फिर से उसको हटा देते हैं, उस पर से निकाल के उसको हटा देते हैं, और अच्छे जो जो बीज का सिलेक्शन हो जाता है उनको फिर वो खेतों में ले जाते हैं सोइंग करने के लिए। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में एक फनल टाइप का बना रहता है, ये ट्रेडिशनल है। फनल और सीड ड्रिल्स, दो प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं सोइंग के लिए। थोड़ा फनल ट्रेडिशनल चला जाता है और ये थोड़ा मॉडर्न है, मॉडर्न और इफेक्टिव है। कौन थी ये? सीड ड्रिल। तो थोड़ा देख लेते हैं। सीड ड्रिल जो है वो बीज को इक्वल डिस्टेंस, ये जो सीड ड्रिल है ये इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये जो सीड्स है उसको ये इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीड ड्रिल्स, और इसका इक्वली डिस्टेंस, हायर डेप्थ, दो चीज़ है। एक ये डिस्टेंस, और मान लीजिए कि रॉ बन चुका है, ये रॉ बनता है, इस टाइप का रॉ बनते जा रहा है, तो इस सब की दूरी बराबर होगी, जितनी इसकी दूरी इतनी इसकी दूरी। और तो ये और काफ़ी डेप्थ होता है। डेप्थ होने के पीछे रीज़न है, अगर डेप्थ होगा, हायर डेप्थ होगा और इक्वली डिस्टेंस पर होगा तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है उस बीज को, किससे? तो प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बर्ड्स। जानते हैं कि जब खेत में सोइंग का जब प्रोसेस चलते रहता है तो बहुत सारा चिड़िया को देखते हुए यह खेत में आकर उड़ने लगता है और उनमें से बीज का दाना को चुगने लगता है। अगर इस तरह से अगर चुगते चला गया और मैक्सिमम ले गया तो फिर क्या होता है? दिक्कत हो जाएगी, उसमें अनाज ही नहीं अच्छा हो पाएगा। तो ये क्या करता है जो है, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वे में वो बीज को डालता है और प्रोटेक्ट करता है बर्ड से, बीज को बचाता है। सीड ड्रिल्स इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है कि ये टाइम को और लेबर को दोनों को बचाता है। सेव्स ड्रिल जो है, ये जो सीड ड्रिल है ये सेव्स आवर टाइम एंड लेबर्स। इट मीन्स कि ये हमारे समय और मजदूरी जो लगता है दोनों को बचाते हैं, बहुत शॉर्ट समय में ये अच्छा कर लेते हैं। ये हमारा दो प्रोसेस यहाँ तक देख चुके हैं। फर्दर हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको आगे करेंगे। फर्दर का जो आगे का जो पार्ट है ये आपको जो प्रोसेस और भी बच गया है वो इसी के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसका लिंक हैगा, ताकि आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके इजीली उस पार्ट को फिर देख पाएंगे जो फर्दर पार्ट बनेगा। थैंक यू।